हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज मैं आपको पैसिव वॉइस में जो स्पेशल रूल चल रहे हैं उन स्पेशल रूल के बारे में बताने वाला हूं। उसी में आपको जो कुछ 2-3 वीडियो लेक्चर मैंने पहले दे दिए हैं, उन वीडियो लेक्चर को मैं वीडियो के अंत में आई बटन पर लिंक कर दूंगा, वहां से जाके उनको देख सकते हैं। और ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज के स्पेशल रूल में क्या क्या है हमारे पास। हेलो स्टूडेंट्स, अगले स्पेशल रूल के अंतर्गत हम लोग पाते हैं पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन के स्पेशल रूल। तो हम लोग प्रीपोजिशन के स्पेशल रूल देखेंगे कि इससे कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो चलिए चलते अपने पहले रूल की तरफ। तो अगले रूल के अंतर्गत हम लेंगे इफ एक्टिव वॉइस बेस्ड ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल पे अगर इस स्ट्रक्चर पे अगर बेस हो तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर पे बेस सब्जेक्ट सेंटेंस की हम लोग पैसिव बनाना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, इनकी पैसिव बनाते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस कैसे हमारे सामने आते हैं, इनकी कैसी पैसिव बनाई जाती है। तो यहां पे देखिए सेंटेंस हमारे सामने आया, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। इसकी जब पैसिव बनेगी तो द केस। इसके बाद सेंटेंस की सेंटेंस हमारा इंक्वायर्ड लिखा हुआ है और इसके साथ कोई भी सब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है इसके पहले। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे इंक्वायर्ड आपको पता है नहीं कि सेकंड फॉर्म में है कि थर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये बात आप जान के देखिए कि अगर इंक्वायर्ड थर्ड फॉर्म में होता तो यहाँ हैड लगी मिलती। तो यहाँ हैड नहीं लगा मिल रहा है, अर्थात ही सेकंड फॉर्म में है। और ये सेकंड फॉर्म में है तो केस के बाद हम लोगों को वाज का प्रयोग करना है। The case was inquired। अब यहां पे ये इंक्वायर्ड थर्ड फॉर्म में हो गया, into by the judge। अब ये into जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्लियर कि इसमें जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इस टाइप के सेंटेंस मिलेंगे और इसका हमें ऐसे पैसिव बनाना रहेगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ शब्द लिखा देता हूं, कुछ फ्रेजल वर्ब जिसका इस पैसिव बनाते समय बहुत ही काम आने वाला है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको फ्रेजल वर्ब को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ फ्रेजल वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम लोग अधिकतर इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में करेंगे। और ये फ्रेजल वर्ब जो है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपको अधिकतर मिलेंगे। तो इनका प्रयोग इनका मतलब आप समझ लीजिए और ये चीज आप लिख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में आसानी रहे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कुछ और शब्द हैं जिनको और कुछ स्पेशल रूल हैं, उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड्स है, अर्थात ये कुछ वर्ब्स हैं और इन वर्ब्स के साथ कैसी प्रीपोजिशन लगेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सप्लाई के साथ विद लगेगा, सिंपैथाइज के साथ विद लगेगा, प्रोवाइड के साथ विद लगेगा, प्रेफर के साथ टू लगेगा, इंसिस्ट के साथ ऑन लगेगा, कांग्रेचुलेट के साथ ऑन लगेगा, कंपेयर के साथ विद या टू लगाया जाएगा, एक्वेंट के साथ विद लगाया जाएगा, सरप्राइज के साथ एट लगाया जाएगा, प्लीज्ड के साथ विद लगाया जाएगा, इंटरेस्ट के साथ इन लगेगा, फायर के साथ एट लगेगा, अराइव के साथ एट या इन दोनों में से कोई एक लगेगा, एम के साथ एट लगाया जाएगा और रिप्लाई के साथ टू लगाया जाएगा। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मिलेंगे और इनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज हुई रहेगी वो कौन सी प्रीपोजिशन रहेगी वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप लोग इन प्रीपोजिशन के अतिरिक्त इन वर्ड्स के साथ कोई दूसरी प्रीपोजिशन मत जोड़िएगा, क्योंकि अगर आप दूसरी प्रीपोजिशन जोड़ देते हैं तो ये सेंटेंस को गलत कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ के रूल्स को देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट, अगले नियमानुसार ये होता है कि जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे बैडली, वेल, फास्ट, हार्ड, सिंसियरली, ब्यूटीफुली या ऐसे ही शब्द जो किसी कार्य को करने का ढंग बताते हों। एडवर्ब ऑफ मैनर वही होता है कि किसी कार्य को करने का ढंग बताने वाले शब्द ही एडवर्ब ऑफ मैनर कहे जाते हैं। तो जब किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हम लोगों को एडवर्ब ऑफ मैनर दिखाई दे जाए तो उन एडवर्ब ऑफ मैनर को हम लोग जब पैसिव बनाएंगे
तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब से पहले प्रयुक्त करते हैं। चलिए देखते हैं इसको एक एग्जांपल की सहायता से क्या होता है। यहां पे देखिए एक सेंटेंस आया हमारे सामने कि माय मदर लुक्स आफ्टर मी वेल। अब ये वेल जो है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमारा वर्ब के पहले प्रयुक्त होगा। तो यहां पे हो जाएगा आई एम, क्योंकि मी था इसलिए आई एम हो गया। यहां पे फिर हो जाएगा वेल, क्योंकि ये लुक्स आफ्टर ये फ्रेसल वर्ब है, ये अभी आपको लिखा है कि लुक्स आफ्टर ये फ्रेसल वर्ब है, तो यहां पे वेल हो जाएगा। अब फिर से हम कर देंगे लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर, और उसके बाद बाई का यूज कर लेंगे हम, और फिर ये जो सब्जेक्ट है यहां पे लिख देंगे। क्लियर? कि यदि किसी सेंटेंस में आप लोगों को यहां पता लगा होगा कि यदि किसी सेंटेंस में हम लोगों को एडवर्ब ऑफ मैनर नजर आ जाए तो उस एडवर्ब ऑफ मैनर को हम लोग वर्ब से पहले लिख देंगे। वहां पे वो वर्ब चाहे फ्रेसल वर्ब की हो और चाहे नॉर्मल सी वर्ब हो, उन सबको हम लोग उन सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर लेंगे। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार ये होता है कि कुछ पैसिव वॉइस हमें बनाते समय ये ध्यान रखना रहता है, कुछ पैसिव वॉइस को आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें प्रीपोजिशन जो बाद में बाई लगाया जाता है वो बाई नहीं लगाया जाता है, उसके अतिरिक्त कोई और प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिलेक्टेड वर्ड होते हैं, उन वर्ड के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं कि यदि ये वर्ड आया तो इसके साथ ये वाला प्रीपोजिशन, किसी के साथ इन लगेगा, किसी के साथ टू लगेगा, किसी के साथ बाई लगेगा, ऐसे डिफरेंट वर्ड के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। वहां पे हम लोग बाई का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए उन वर्ड्स को मैं आपके लिए लिख देता हूं, उन वर्ड्स के साथ यूज होने वाले प्रीपोजिशन को लिख देता हूं, आप उन्हें लिखकर याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों के लिए ऐसे सेंटेंस बनाना आसान हो, ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए आसान हो जिसमें बाई के अतिरिक्त कोई और दूसरा प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में किया जाएगा तो वहां पे पैसिव वॉइस में बाई के अतिरिक्त जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो ये लिखी हुई है। जैसे प्लीज्ड है तो इसके साथ विद लगाया जाएगा, नो है या नोन है तो इसके साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे, इंटरेस्टेड है तो इन का प्रयोग करेंगे, सेटिस्फाइड है तो विद का प्रयोग करेंगे, अस्टोनिश्ड है तो एट का प्रयोग करेंगे, डिसप्लीज्ड है तो विद का प्रयोग करेंगे, डिसइंटरेस्टेड है तो इन का प्रयोग करेंगे, डिससेटिस्फाइड है तो विद का प्रयोग करेंगे, डिसगस्टेड है तो विद का प्रयोग करेंगे, डिपेंडेंट है तो ऑन का प्रयोग करेंगे, अमेज्ड है तो एट लगाएंगे, अनॉयड है तो एट लगाएंगे और प्रिपेयर्ड है तो फॉर लगाएंगे, एडिक्टेड है तो टू लगाएंगे, कंपेयर्ड है तो टू लगाएंगे, नॉक्ड है तो एट लगाएंगे, इनवाइटेड है तो टू लगाएंगे, लिसन है तो टू लगाएंगे, क्वेरल्ड है तो विद लगाएंगे और प्रिफर्ड है तो टू लगाएंगे। क्लियर? तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं आपके सामने कि इन ये वर्ड आप लोगों के पैसिव वॉइस में आ रहे हैं तो पैसिव वॉइस में जो हम लोग पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके पहले बाई का प्रयोग ना करके इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, जिससे कि वो सेंटेंस आपका एकदम क्लियर और सही बने। तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़े। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल जिनमें आपको पिछली स्लाइड में लिखाए गए जो वर्ड्स हैं वो आपका प्रयोग आपके लिए कर दूं मैं, कि जिससे आप लोगों को अच्छी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए कि ये वर्ब मैंने आपको लिखाई है, उन वर्ब का प्रयोग यदि आप पैसिव वॉइस में करते हैं तो प्रीपोजिशन में बाई के अतिरिक्त उन वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, मिस्टर मिश्रा knows me। यहां देखिए नो शब्द आ गया, तो नो के लिए हमने क्या लिखा था, आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, नो के लिए था टू आप यूज करेंगे। तो अर्थात जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनेगा हमारा आई एम, क्योंकि यहां पे ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस था इसीलिए एम का यूज किया गया। अब नोन हो गया। अब नो के साथ जो प्रीपोजिशन बताया था मैंने वो टू का यूज आप करेंगे, तो टू लगा देंगे और उसके साथ लगा देंगे मिस्टर मिश्रा।
क्लियर। को मान लिया आप रेगुलर पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो वो गलत नहीं होगी। रेगुलर पैसिव वॉइस की क्या बनेगी, जैसे आई एम नोन बाय मिस्टर मिश्रा, तो ये रेगुलर पैसिव वॉइस जब आप बना रहे हैं तो ये गलत नहीं हो रही है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश में पैसिव वॉइस बनाई जाती है वो इसी को लेकर बनाई जाती है कि कुछ वर्ड्स के साथ उनका बाय प्रीपोजिशन हटाकर कुछ नया प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में ये अधिकतर पैसिव वॉइस इसी से बनाई जाती है। लेकिन आप यदि आप इसे रेगुलर पैसिव वॉइस की तरह पुराने रूल के अकॉर्डिंग बना देते हैं तो ये भी सही होगा, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश जो है इस सेंटेंस का यूज बताती है। अगला एग्जांपल लेते हैं, सुधीर बाबू सेटिस्फाइड मी। तो यहां पे हमारा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पहले पहचानिए कि ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंस है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनेगा आई, क्योंकि मी था तो आई लगाया, और आई के साथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो हम लोग यूज करते हैं वाज का प्रयोग करेंगे, आई वाज। अब सेटिस्फाइड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सेटिस्फाइड होती है, तो हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड का ही प्रयोग कर लेंगे, सेटिस्फाइड। अब आप लोग अगर जो पुराना रेगुलर रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाते हैं तो हमें नियमानुसार ये हमारा हो जाएगा बाई, और बाई के बाद सुधीर बाबू, सुधीर बाबू। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा आई वॉज सेटिस्फाइड। अब बाई तो लगाएंगे नहीं कि मॉडर्न इंग्लिश, तो सेटिस्फाइड के लिए हमने क्या लगाया था, विद का प्रयोग किया था, तो हम लोग लगा देंगे विद सुधीर बाबू। क्लियर। तो ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि जो वर्ड्स मैंने आपको लिखाए थे, जो वर्ब लिखाए थे, उन वर्ब का जैसा प्रीपोजिशन मैंने आपको प्रयोग बताया था, उन प्रीपोजिशन का यूज आप लोगों को उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल की सहायता से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगले रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगले रूल के अकॉर्डिंग होता है कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो इसकी जब पैसिव बनाई जाएगी तो पैसिव का स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बनेगा कि पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये इसका स्ट्रक्चर है कि अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में रखेंगे और उसके बाद हम लोग जो पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कि यहां पे आप इस टाइप के सेंटेंस में अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और आप अगर चाहते हैं पैसिव वॉइस नहीं भी, पैसिव ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। जैसे यहां पे हो गया कि दे इलेक्टेड हिम कैप्टन। अब यहां पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे अगर कर दिया जाए तो ही, ये पास्ट टेंस में था तो ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, ये भी सही है। या फिर अगर इसे कर लिया जाए कि ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय देम, तो ये भी सही है। मतलब यहां पे आप पैसिव ऑब्जेक्ट लगाएं या ना लगाएं, इससे सेंटेंस के मीनिंग पे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसे आप लिख लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जांपल मैं आपको लिखा देता हूं जिससे कि ये जो रूल है आपके लिए और भी क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल कुछ ऐसा ही लिया कि दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी।
तो ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी, ये भी हो जाएगा। या फिर इसे जब हम लोग बनाएंगे तो यहां हो जाएगा ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम। क्लियर। दूसरा ले लेते हैं हम, तो दे मेड हिम जनरल, तो ये हो जाएगा ही वॉज मेड जनरल। यहां ए भी हो जाएगा या ए भी हो जाएगा, ही वॉज मेड जनरल बाय देम। क्लियर। यू सेलेक्टेड हिम मैनेजर, तो यहां पे हो जाएगा ही वॉज सेलेक्टेड मैनेजर। क्लियर। तो यहां पे आप लोगों की ये समझ में आ गई कि अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो पैसिव वॉइस में कॉम्प्लीमेंट को हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखेंगे, और अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो उसमें पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम लोग पैसिव ऑब्जेक्ट लगाएं, चाहे सेंटेंस में पैसिव ऑब्जेक्ट ना लगाएं, वो सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ रूल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस देखिए, इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे होंगे कि जैसे अ चेयर फॉर मी या हिम इंग्लिश। तो ऐसे सेंटेंस जब आपके सामने आते हैं तो कई सारे स्टूडेंट से कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाए, किस ऑब्जेक्ट को बाद में रखा जाए। तो अगला रूल हमारा सबका इसी पे डिपेंड है कि अगर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट हमें पहले रखना है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमें पैसिव सब्जेक्ट बना के सबसे पहले लगा देना है। तो चलिए चलते हैं उस रूल को देखते हैं कि क्या रूल होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पे हम लोगों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के बाद मिल जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सजीव होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो निर्जीव होते हैं। तो कहीं कहीं पे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट के बाद मिल जाता है, तो कुछ उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले अगर आ गया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या इसके बाद हम लोगों को टू या फॉर का प्रयोग मिल जाएगा हमें, टू या फॉर, क्योंकि डायरेक्ट के बाद जब भी इनडायरेक्ट आएगा तो उसमें हम लोग प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज करेंगे, तो टू या फॉर मिल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि डायरेक्ट के बाद जब भी इनडायरेक्ट लगाए तो प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग कर दें। तो इसको जो हम पैसिव में बदलेंगे तो कुछ इस प्रकार से बदलेंगे। तो पहले नियमानुसार होता है दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक को पैसिव का सब्जेक्ट बना दें। दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक, कोई कंपलसरी रूल नहीं होता है कि आप इनडायरेक्ट को ही पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं या डायरेक्ट को ही पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना रहे हैं तो जो लास्ट में बाई से पहले आपको एक ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, तो वहां पे जब हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होती है तो वहां टू या फॉर जो प्रीपोजिशन होता है उस प्रीपोजिशन के साथ वो यूज होती है। यदि प्रीपोजिशन आप नहीं लगा रहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जब भी वहां पे बाद में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे सेंटेंस गलत हो सकता है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर जो प्रीपोजिशन रहती है उस प्रीपोजिशन का प्रयोग जरूर करें। अब अगले में हो जाएगा हमारे पास कि पैसिव वॉइस का जनरल रूल। अब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल मतलब जो अभी तक मैंने आपको बताया कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे बदला जाएगा, या इससे पहले जो इस सीरीज चल रही है इसमें भी मैंने बताया कई सारी परिवर्तन बताए, तो इससे सारे जनरल रूल आते हैं।
तो जनरल रूल के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तन के अनुसार इसको पैसिव बना दिया जाता है। और फिर इसमें जो बाई लगाना हो या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में जो बचा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट है वहां पे उसे यूज करना रहता है। तो चलिए इस रूल को लिख लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे ये रूल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर टॉट हर इंग्लिश, ये आ गया। इसमें आप देखिए कि हर और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट है। तो किसी को बना लीजिए, हम लोग पहले हर को बना लेते हैं कि शी वॉज टॉट, अब यहां पे इंग्लिश यहां पे चला आया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख दिया, और बाय द टीचर। अब इसके दूसरे स्ट्रक्चर को जो मैंने बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख लिया जाए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखने से पहले देख लीजिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले प्रीपोजिशन लिखा है कि नहीं लिखा है। यहां देखिए नहीं लिखा है, तो यहां पर भी हम लोग प्रीपोजिशन नहीं लिखेंगे। लेकिन जब प्रीपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिखा रहेगा तभी हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहां पे अगर हो जाएगा कि इंग्लिश पहले आ गया हमारा, was taught her by the teacher, क्लियर। तो यहां पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमें पहले रखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में रखना है। आपको क्लियर सा ये रखना है कि एक ऑब्जेक्ट आपको पहले रखना है, एक ऑब्जेक्ट आपको बाद में रखना है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन टू या फॉर के साथ ही यूज करना है। अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में देखिए लिखा है द मैनेजर ऑफर्स ए जॉब टू हिम। अब यहां देखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के बाद आया है, तो यहां पे प्रीपोजिशन टू का यूज हमने किया है। अब इसमें जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो इसको अगर हिम को पहले लिख लेते हैं, इसका हो जाएगा ही इज ऑफर्ड अ जॉब बाय द मैनेजर, हमारा पहला पैसिव चेंज हो गया। अब इसी को यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख लेते हैं, इसे लिख दिया अ जॉब इज ऑफर्ड। अब ये टू हिम, ये प्रीपोजिशन के साथ रहेगा, इसे हटाएंगे नहीं हम, टू हिम बाय द मैनेजर, क्लियर। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल की सहायता से वो रूल जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में लिखाया था वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको उसको समझ में और भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपने क्वेश्चन को मुझे बताइए। मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपका उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दूंगा। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए और फिर अगले रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट माना जाएगा, एक इनडायरेक्ट माना जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। लेकिन कभी कभी आपके सामने ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट ही सजीव होते हैं, तब आपके सामने कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा हमें इनडायरेक्ट मानना है, कौन सा डायरेक्ट मानना है। अब जैसे यहां पे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, ही ब्रॉट अ पपी फॉर मी। अब यहां पे देखिए पपी भी सजीव है और मी भी सजीव है, तो यहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सा माना जाएगा। तो आपके लिए सिंपल सा है कि यहां पे फॉर के बाद अगर दिखा रहा है जो सेंटेंस, जो ऑब्जेक्ट, उसे हम इनडायरेक्ट मान लेंगे और फॉर के पहले जो दिख रहा है उसे हम डायरेक्ट मान लेंगे। अगर यही सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता, ही ब्रॉट मी अ पपी, तो यहां पे मी इनडायरेक्ट हो जाता और ये आ पपी डायरेक्ट हो जाता यहां पर भी, क्योंकि फॉर मी और फॉर, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट आता है तो टू या फॉर नाम का प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, अगर नहीं आता है तो नहीं यूज होता है।
तो यहाँ पे मी जो है इनडायरेक्ट के पहले आ गया है, इसमें इस ऑब्जेक्ट के पहले मी आया है, अर्थात मी हमारा इनडायरेक्ट होगा और इसके बाद आने वाला डायरेक्ट होगा। और यहाँ पे उम्मीद है कि ये अगर सेंटेंस किसी के दिमाग में रहा होगा ऐसे सेंटेंस, तो आपको इस चीज को क्लियर हो गया होगा कि यदि टू या फॉर का प्रयोग है तो टू या फॉर के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हम लोग इनडायरेक्ट मान लेते हैं। अगर टू या फॉर का प्रयोग नहीं है तो पहले आने वाला ऑब्जेक्ट जो सबसे पहले आएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट से पहले जो आएगा वही ऑब्जेक्ट हम लोग इनडायरेक्ट मान लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से आता है कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस निम्न स्ट्रक्चर में हो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। अब इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, इन्फिनिट वर्ब क्या होती है, नॉन इन्फिनिट वर्ब क्या होती है, फिनिट वर्ब क्या होती है, इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर आप जाके वहां से देख सकते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब यहाँ पे विदाउट टू का यूज हो, इन्फिनेटिव वर्ब कहीं भी लिखी जाती है तो आपको टू लगाकर कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ब में लिख दी जाती है, टू रीड, टू प्ले। तो ये हमारी जो इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म होती है कि इन्फिनेटिव वर्ब इसी प्रकार से लिखी जाती है। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इन्फिनेटिव वर्ब जब यूज होती है तो विदाउट टू यूज करने के बाद जब इसका पैसिव बनाया जाता है तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि पहले स्टेप में हमें क्या करना रहता है कि पैसिव सब्जेक्ट लिखा है। अब पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हो जाता है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, वही हमारा यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे। दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे कि क्या दूसरे स्टेप में होगा कि प्रॉपर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना है हमें, प्रॉपर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज। अब प्रॉपर ऑक्सिलरी वर्ब जो रूल मैंने बताया है कि वाज है या इज है, मार है तो इसके साथ बीइंग लगा देना है, हैज है तो हैज बीन, हैड है तो हैड बीन, ये सारी चीजें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कराती हैं। तो नियम के अनुसार कि प्रॉपर ऑक्सिलरी वर्ब का हमें यूज करना है। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है? तीसरे स्टेप में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। जैसा कि पैसिव वॉइस का रूल होता है कि हर पैसिव वॉइस सेंटेंस बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पूरा नहीं होता, तो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है। और यहां पे अगले रूल के अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के बाद ही वर्ब, अर्थात यहां पे आप इस टाइप का सेंटेंस पाएंगे तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद भी एक वर्ब पाएंगे। तो यहां पे क्या करना रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद की वर्ब को इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखना है, इन्फिनिटिव फॉर्म में लिखना है। अर्थात टू नहीं लगा है तो टू लगा के लिख देना है। चौथे स्टेप में हमें यह करना है। और फिर आखिरी स्टेप जो हमारे पास आता है, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है। यहां पे पैसिव ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो अगर आखिरी स्टेप में हमें पैसिव ऑब्जेक्ट लिख देना है। क्लियर? तो इतने स्टेप आप जब कर देंगे इसमें तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव तैयार हो जाएगा। तो इससे को नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये सेंटेंस और भी ये रूल क्लियर हो जाएंगे। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, दे मेड मी लाफ। यहां देखिए कि ऑब्जेक्ट मी आया है, इसके बाद हमें लाफ मिल रहा है। तो इसका जब पैसिव बनेगा तो क्या होगा, इसको पहले हम अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, ये हो जाएगा। ये मेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव बनाया जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब वाज का यूज किया जाता है, वाज यूज कर लिया हमने। अब मेड जो है मेक की सेकंड फॉर्म है, तो मेक की थर्ड फॉर्म भी मेड ही होगी, तो मेड लगा देंगे हम। और फिर मैंने क्या बताया था कि इसमें जो यूज वर्ब है ऑब्जेक्ट के बाद, इसका इंफिनिटिव फॉर्म,
तो टू लाफ कर दिया यहाँ पे हमने। और इसके बाद ये हम आखिरी में यूज करेंगे बाय देम। क्लियर? ये पहला एग्जाम्पल उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं। ही सॉ मी सिंग अ सॉन्ग। ये दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि इसमें जो वर्ब है, वर्ब के बाद भी कुछ एक और शब्द है, उसको भी देखना है हमें। तो यहां पे हो जाएगा आई, मीठा आई हो गया। सा है तो वाज, सा की थर्ड फॉर्म सीन, और फिर टू सिंग अ सॉन्ग बाय हिम। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वी सॉ हिम रन अवे। तो हो जाएगा हमारा ही वॉज सीन टू रन अवे बाय अस। क्लियर? तो उम्मीद है वो जो रूल मैंने आपको पिछली स्लाइड में लिखाए थे वो रूल आपको इन एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए इन्हें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में आपको जितने भी पार्ट्स मैंने समझाए, जितने भी पैसिव के रूल आपको समझाए, वो सारे रूल आपने ढंग से समझे होंगे और अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आइए मेरे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन छोड़िए और अपने क्वेश्चन का आंसर पाइए। और वीडियो को यदि आप पसंद किया है तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करते रहें कि जिससे उनको भी इस वीडियो लेक्चर में बताए गए रूल्स का लाभ मिल सके। तो और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे जो अगले वीडियो लेक्चर हैं वो भी जल्द ही आने वाले हैं। और अभी इसमें बताए गए रूल में एक वीडियो लेक्चर और बनेगा जो कि तब जाके ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस खत्म होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।